हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने कहा था आप लोगों को खुद से ट्राई करने के लिए। आई होप सो आपसे बन गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। इसमें हमें ए का मान दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है, आई कोटि लेना है 2/2 का। मतलब आई एक तत्समक काव्य जिसके मुख्य विकर्ण पर 1 1 होता है, तो 2/2 का कोटि लेना है। मतलब आई का ये वाला मान लेना है, ऐसा मान 1 0 1 0 ये है ना, 2 रो एंड 2 कॉलम 2/2 का है, ये लेना है। और सिद्ध करना है आई प्लस ए, मतलब इसका मान और आई 2/2 का अवयव का मान एक दूसरे को जोड़ के और उसको सिद्ध करना है आई माइनस ए। आई में से ए को घटा करके उसके मान को इससे गुना करने के बाद दोनों इक्वल आता है या नहीं। तो हमें एक तरह से देखना है, ये सब कुछ दिया हुआ ही है, आराम से आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए का मान है 0 10 α/2 माइनस 10 α/2 एंड 0। और हमें आई का मान कैसा लेना है, 2/2 का, 2/2 कोटि का होना चाहिए। तो मुख्य विकर्ण पे 1 1 होता है, बाकी 0 0। ओके, अब हम चलते हैं लेकर के LHS को। LHS हमारा क्या है, LHS हमारा है आई प्लस ए। आई क्या है 1 0 0 1 और ए का मान है 0 10 α/2 माइनस 10 α/2 बट्टा 0। दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारा LHS का मान हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 और माइनस 10 α/2 को तो माइनस 10 α/2, 0 प्लस 10 α/2 तो 10 α/2 ही होगा। 10 α/2 और 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा। ये हमारा LHS का मान हो गया। अब हम RHS देखेंगे। तो RHS क्या है हमारा, आई माइनस ए इंटू क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इस दोनों को आपस में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम आई में से ए को घटा के मान निकाल लेते हैं। आई का मान हमारा हो जाएगा 1 0 0 1 और ए का मान हो जाएगा हमें दिया हुआ है माइनस 10 5.2 और 10 α/2 0। ये हमें मान दिया हुआ है। ये तो हमारा हो गया आई माइनस ए का मान है, और इसके बगल में वो जो मान है उसको तो लिखेंगे ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा मान। इन दोनों को पहले आपस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो घटाने तो आता ही होगा, सिंपल है। 1 माइनस 0 1 0 माइनस, ये माइनस है तो इसका तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट गया। 0 माइनस 10 2 तो 0 है, 0 को किसी 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। और ये देखो कि यहाँ पे माइनस है, और अगर हम इसका चिन्ह ऐसे भी चेंज होने का था क्योंकि आगे में माइनस है, तो माइनस 10 α/2 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। और इधर हमारा क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा इसका मान। अब हम क्या करेंगे ना, कॉस अल्फा और साइन अल्फा 10 सबका मान को ना 10 अल्फा में तब्दील कर देते हैं, कॉस अल्फा और साइन अल्फा को। क्योंकि हम जानते हैं कॉस अल्फा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी पे आप इसको तोड़ें। हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, उसका फॉर्मूला मैं अभी आपको दे देती हूँ। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर α/2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2 हो जाएगा। क्योंकि cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। पर यहाँ पे तो cos अल्फा है ना, जो यहाँ पे कोणांक रहता है उसका आधा यहाँ पे होता है। और साइन अल्फा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन अल्फा का फॉर्मूला होगा 10 α/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2। अब हम 10 अल्फा को यहाँ पे टी मान लेते हैं, 10 α/2 को। तो लेट 10 उससे क्या होगा, हम टी क्यों मान रहे हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो, आसानी से हम कैलकुलेशन को कर पाएँ, इसलिए।
हम टी मानते हैं और आगे आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी t1। और जब हमने इसको चेंज किया, कन्वर्ट किया 10 वाले में, तो उसका फार्मूला को लिख देंगे यहाँ पे। तो कॉस अल्फा का हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इसका मान हो जाएगा माइनस है तो माइनस 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। और साइन अल्फा का हो जाएगा प्लस में तो 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। इस दोनों का आपस में कैलकुलेट करते हैं। गुना करने तो आता ही है हमें, हमने सीखा है, तो अच्छी तरह से गुना हो जाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, सेकंड रो को पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से गुना करेंगे। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम गुना करते हैं। तो इसका जो ये a1 का मान है, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं। तो 1 का साथ ही हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 से गुना करेंगे तो इसका मान उतना ही रहने वाला है, 1 प्लस टी स्क्वायर। बीच में तो प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ पे माइनस भी नहीं है, और टी का साथ हो जाएगा इसके नीचे वाला जस्ट। तो टी को 2t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। उसी तरह हम बाकी हमने सबको गुना कर लिया है। टी को 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर से गुना करें तो 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। उसी तरह 1 टी को सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे तो 1 को माइनस 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर से, और उसके नीचे वाले को टी से करेंगे गुना 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर को टी से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस का टी क्यू गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हर में क्या है, हर में एक ही मान है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाला जैसे वैसे कैलकुलेट कर देते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरह ये तो कैलकुलेशन है, इसको इजीली आराम से करते। तो माइनस 2t में से टी जाएगा तो माइनस टी बचेगा ना, माइनस टी प्लस टी क्यू, क्योंकि नीचे का हर समान है इसीलिए हम ऊपर को ही सीधे घटा सकते हैं। माइनस 2t में से टी जाएगा तो टी, तो टी प्लस टी क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा तो टी स्क्वायर बचेगा, तो टी स्क्वायर 1 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस में है ना, और टी स्क्वायर के आगे माइनस है इसीलिए टी स्क्वायर 2t स्क्वायर में से घट जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और बट्टा में भी 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब हम इसे कॉमन लेके देखते हैं, कुछ कॉमन हो रहा है लगता है ना, पर ये तो कट रहा है। 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे मान 1 हो गया, यहाँ पे मान 1 हो गया, 1 एंड 1। चलो ये तो हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ से t कॉमन लें तो कुछ बात बन सकती है ना। अगर हम यहाँ से t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने मिस्टेक करा ना, यहाँ पे ये प्लस में थोड़ी ना है, यहाँ पे ये माइनस में ना है, वही तो माइनस भी कॉमन लेंगे ना। माइनस 2t में से t जाएगा तो माइनस टी, और यहाँ पे माइनस टी क्यू है ना, तो माइनस टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और ये जो माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस टी क्यू है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो 1 प्लस टी का स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी का स्क्वायर कैंसिल। हमारा मान क्या आ गया 1 माइनस टी टी 1। अब t का मान हमने क्या माना था, t का मान हमने माना था 10 अल्फा अपॉन 2, तो अब हम उसका मान पुट कर देते हैं उसमें, तो 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, टी का मान 10 अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे 1। तो हमारा LHS और RHS का मान इक्वल ही आ रहा है, कि हमारा LHS का मान था 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, 10 अल्फा अपॉन 2 1, और हमारा RHS का भी मान वही है 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, 10 अल्फा अपॉन 2 1। तो चूँकि LHS इक्वल टू RHS इसलिए प्रूव्ड हो गया, दोनों इक्वल है।
दोनों का मान जब हमने निकाला तो हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिसे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 और 2000 हो जाए। तो ये हमें 2 मान दिया हुआ है, तो पहले ए से सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी से। तो प्रश्न से हमें कुल राशि तो पता चल गई, कुल राशि। पहले प्रश्न में जो जो दिया है ना उसको आराम से लिख लेते हैं। तो प्रश्न से कुल राशि हमें ज्ञात है, कुल राशि 30,000 रुपये है। तो हम मान लेते हैं कि प्रथम बॉन्ड पर खर्च हो रहा है x और दूसरे बॉन्ड पे कितना होगा खर्च? 30,000 माइनस x रुपये। माना प्रथम बॉन्ड पर खर्च की गई राशि x है, इसलिए दूसरे बॉन्ड पे खर्च की गई राशि क्या होगा? 30,000 माइनस x। दूसरे बॉन्ड पर खर्च की गई राशि 30,000 माइनस x रुपीज। अब क्या है? p का मान तो हमारा आ गया है x और 30,000 माइनस x। p आपको पता है ना, p मूलधन होता है और हमें निकालना क्या है इसमें कुल वार्षिक ब्याज निकालना आव्यूह विधि के नियम से। तो मूलधन तो पता हो गया ना, मूलधन हमारा हो गया x और 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x। और दर हमें दिया हुआ है। प्रथम बॉन्ड पे दर क्या है? r रेट दर 5% और दूसरे बॉन्ड पे है 7%। तो r का मान हमें दिया हुआ है, तो r को कॉलम की तरह लिखेंगे। प्रथम बॉन्ड पे 5% है तो 5/100 और द्वितीय बॉन्ड पे 7% तो 7/100। अब हम जानते हैं ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? P इंटू आर इक्वल टू आई। P इंटू आर इक्वल टू आई। P जहाँ मूलधन है और R जहाँ दर है और I जो ब्याज, I जो हमें ब्याज निकालना है ना, वार्षिक ब्याज, I का मान हमें ज्ञात है और x हमें निकालना है। कुल वार्षिक ब्याज दिया हो ना, I ब्याज है जो हमें कुल वार्षिक ब्याज यहाँ ज्ञात है। कुल वार्षिक ब्याज यहाँ हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है कि बॉन्डों पे खर्च क्या हुआ है। तो बॉन्डों पे खर्च की गई राशि को हमने x माना है, निकालना हमें बॉन्डों पे खर्च की गई राशि है और x हमें निकालना है। फार्मूला होता है P इंटू आर इक्वल टू आई और हमें I होता है ब्याज। ब्याज का मान हमें A में 1800 दिया हुआ है और B में 2000 दिया। तो पहले में 1800 लेके चलेंगे तो A से हम चलते हैं, I का मान जिसमें 1800 रुपये है। तो P इंटू आर के फार्मूला पे बस पुट करना है, मान निकालना है। P का मान लिख लेते हैं पहले x 30,000 माइनस x, R का मान है 5/100 7/100 हो गया और I का मान क्या है? 1800 है, 1800 रुपये पुट किया। अब क्या हम इन दोनों को गुना करने की विधि को तो जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट रो है, ये केवल पंक्ति आव्यूह और ये केवल स्तंभ आव्यूह है। अब इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा? इसको गुना करने के लिए सबसे बेसिक मेथड जो हमारा था शुरू में, x और 30,000 माइनस x, इन दोनों को ऐसे करके गुना करेंगे तो x का साथी हो गया 5/100 और 30,000 माइनस x का साथी हो गया 7/100। तो दोनों को उससे गुना करके बीच में प्लस करेंगे तो x को 5/100 से गुना कर देंगे तो 5x/100 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा और 7/100 को गुना कर देंगे 30,000
माइनस एक्स से इक्वल टू 1800। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 5x प्लस, ये तो 100 है ना, 7 को पहले 30,000 से गुना करेंगे तो क्या आने वाला हमारा 2,10,000 अपॉन 100 माइनस 7 अपॉन 100 को x से गुना करना है वो टू 1800। हम देख रहे हैं सब का जो मान है वो 100 में ही है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको काट लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज के इससे घटा लेते हैं। नहीं, इसको उधर नहीं भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो भेज देते हैं, भेज भी सकते हैं, कोई नहीं, माइनस दोनों तरफ आएगा तो कट जाएगा। पहले हम 5x अपॉन 100 और माइनस 7x अपॉन 100 को एक तरफ और 1800 माइनस 2100 एक तरफ लिख लेते हैं, 2100 या 2100 भी बोल सकते हैं। फिर इससे अगर घटाएंगे तो 100 तो LCM हो जाएगा, सबसे इजी है, तो 100 अभी यहाँ पे तो 100 इक्वल है ना, तो ये 5x ही हो जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा। और इसको 1800 में से 2100 तो कभी घटेगा नहीं, 2100 में से 1800 घटेगा, बस माइनस में मान आएगा। तो जब घटेगा तो हमारा घटने के बाद क्या आने वाला है मान, वो देखते हैं। ग्यारह में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा ना, 300 हमारा बचा। और इधर ये घटने के बाद क्या आएगा -2x अपॉन 100 इक्वल टू -300। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या है, x का मान निकालना है ना, तो x को बिल्कुल अकेला छोड़ना होगा। तो 300 से पहले तो ये 100 इधर भाग में, तो इधर जाके 300 से गुना हो जाएगा, तो गुना होने के बाद ये हो जाएगा 30,000। और इधर जो 2x के गुना में इधर जाके ये भाग में हो जाएगा, x हो गया अकेला, तो हमारा x का मान 15,000 आ जाएगा। 2 से ये कटेगा ना, x का मान तो हमारा आ गया 15,000। तो हमारे प्रथम बॉन्ड पे जो खर्च की गई राशि थी, प्रथम बॉन्ड पे खर्च की गई राशि को हमने x माना था, जिसका मान 15,000 आ गया। तो सेकेंड बॉन्ड पे, दूसरे बॉन्ड पे खर्च की गई राशि 30,000 में से उसको माइनस कर देंगे, 30,000 माइनस 15,000, तो क्या आ जाएगा 15,000 ही। हमारे दोनों बॉन्डों पे निवेश की गई राशि समान थी और दोनों का आंसर आ गया। और हम चाहते हैं, मतलब मेरी ये इच्छा है कि आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आई का मान 2000 दिया हुआ, वो आप खुद से फार्मूला पुट करके आंसर निकालें, आराम से सॉल्व करें, तभी तो पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः दिया हुआ है, 80, 60 और 40 है। अवयव बीजगणित के प्रयोग द्वारा सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। कुल धनराशि हमें प्राप्त करना है, जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। प्रश्न में हमें क्या क्या दिया था, रसायन विज्ञान की पुस्तक की संख्या पहले निकालते हैं। रसायन विज्ञान की पुस्तकें निकालते हैं, पुस्तकों की संख्या या पुस्तकें। तो 10 दर्जन बोला था, सब बुक है ना, 10 दर्जन यहाँ पे, सॉरी 10 दर्जन सब नहीं, 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र है। सॉरी 10 लास्ट में, 10 शुरू में, तो ऐसा लगा 10 दर्जन केवल रसायन और अर्थशास्त्र की पुस्तक है।
और क्या दिया हुआ है, पुस्तकों का मूल्य 80-60, तो 80 रुपया रसायन शास्त्र की पुस्तकों का मूल्य। तो 10 दर्जन है मतलब क्या, 1 दर्जन में 12 पुस्तकें होती हैं, 1 दर्जन मतलब 12, तो 10 दर्जन मतलब 120, 1 दर्जन मतलब 12 और 10 दर्जन मतलब 120। उसी तरह भौतिक विज्ञान का, तो भौतिक विज्ञान में 8 दर्जन बोला है, तो 1 दर्जन में 12, तो 8 दर्जन में 96। अर्थशास्त्र का 10 बोला है, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र का 10 बोला तो 1 दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में 120 हो गया। अर्थात किताबें हमारी निकल गई, किताबें निकल गई हमारी 120, 96 और 120। और मूल्य हमें दिया हुआ है ना, तो मूल्य को, इसको अगर हमने पंक्ति में लिखा तो मूल्य को किस में लिखेंगे, कॉलम में 80, 60, 40। अब किताबों को मूल्य से गुना करेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, कुल धनराशि। तो कुल धनराशि क्या आएगा, इसको करने के लिए किताबों को मूल्यों से गुना करना पड़ेगा। 120, 80, 60, 40, दोनों का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और क्या हो जाएगा, 120 ऊपर वाले से, सेकंड को नीचे वाले से, और इसके नीचे को नीचे वाले। 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 प्लस 120 गुना 40। 120 को 8 से गुना करेंगे तो 9600 प्लस इसको करेंगे तो 5760, और 120 को 4 से करेंगे तो 4800। सबको आपस में जोड़ने पे हमारा मान आएगा 20160 रुपीज़। आंसर ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको इजीली समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं बचे हुए, तो क्वेश्चन देख ही लेते हैं, इसको लास्ट ही है, ख़त्म ही होने वाला है। ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें मान दिया हुआ है 21, 22 के सही उत्तर चुनने के लिए, ये ऑप्शंस वाले हैं। और यह सर एनसीईआरटी के हर एक ऑप्शंस को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम्पल ज़रूर बनाइएगा। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करने के लिए बोल रहा है, तो अब पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। ये तो अभी का क्वेश्चन तो अभी जैसा ही होगा, पी भी एक मैट्रिक्स होगा और वाई भी एक मैट्रिक्स ही होगा, प्लस डब्ल्यू भी एक मैट्रिक्स होगा और वाई भी एक मैट्रिक्स होगा। से प्रतिबंध पूछा है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, तो हमें किसका चाहिए था, पी वाई, पी और डब्ल्यू और वाई का। पी का हमें क्या कोटि दिया हुआ है, यहाँ पे सबकी कोटियाँ दी हुई है। पी की कोटि क्या है, पी बाई के, पी बाई के है, पी बाई के लिख लिया। और बाई का क्या दिया हुआ है, 3/k, 3/k। डब्लू का क्या कोटि है, n/3, n/3, और वाई का 3/k। तो हम जानते थे ना, हमने पढ़ा था कि नई कोटि जो बन के आने वाली उसकी कोटि क्या हो सकती है, नई मैट्रिक्स जो बन के उसकी कोटि हम पहले ही याद कर लेते थे। तो उसी तरह इसमें भी करना है। तो पी वाई जब एक नया मैट्रिक्स बन के आएगा, पी वाई एक नया मैट्रिक्स जब बन के आएगा, तो देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये आपस में तभी मल्टीप्लाई होगा जब इसका मान, की का मान इसके इक्वल होगा। पहले वाले मैट्रिक्स के एन का मान दूसरे वाले मैट्रिक्स के मान इक्वल होगा, तो इसकी कोटि क्या होगी, पी वाई के की होगी। ये दोनों मान इक्वल, तो यहाँ से हमें पता चला के का मान 3 होना चाहिए। यहाँ से क्या पता हो रहा है, के का मान 3 होना चाहिए, तब ये दोनों आपस में गुना होगा। तो के का मान जब 3 होगा तब नई कोटि जो हमारी बन के आएगी वो क्या होगी, पी वाई के की होगी। और प्लस डब्लू और वाई आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब
यहाँ पे दिया हुआ है 3 3, ये दोनों तो इक्वल है ना, तो n/k नई मैट्रिक्स जो बन के आएगी उसमें हो जाएगा n/k। अब हमसे ऑप्शन में क्या दिया, इतना तो पता चला k का मान 3 होगा, यहाँ पे k का मान 3 होगा तभी p/k होगी, और यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है ये दोनों, तो नई जो मैट्रिक्स बन के आ रही है उसका n/k कोटि हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या दिया, k का मान 3 दिया हुआ है और p का मान कैसे, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा k का मान किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया। अब जब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे, जब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में तब कब जोड़ते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स की कोटि आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है। तो ये के तो इक्वल है, ये समझ आ रहा है, पर p और n को आपस में भी बराबर होना पड़ेगा। p बराबर n होगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ सकती है जो नए मैट्रिक्स बन के आई है। तो इससे हमारे क्या निकल के आ गया, k का मान 3 और p बराबर n के होना चाहिए, तभी ये संभव है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ, सॉरी 22, n इक्वल टू p दिया हुआ है, n इक्वल टू p है, और आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है हमें, 7x माइनस 5z, इसकी कोटि हमें ज्ञात करनी है। तो x की कोटि क्या है, x की कोटि है 2/n की, 2/n की। ये जो 7 है आगे में और 5z है, इससे कन्फ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि जो 7 और 5z जो होता है वो कोटि के अंदर के सारे एलिमेंट से गुना हो जाता है। तो यहाँ पे ये 7x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x, इसकी कोटि हो जाएगी क्या, x की जो कोटि है वही हो जाएगी, x की कोटि 2/n की है तो 2/n की हो जाएगी, 2/n की, और माइनस 5z है तो 5z की कोटि क्या हो जाएगी, z की कोटि हमें ज्ञात है 2/p की, 2/p दिया हुआ, आप बुक जरूर देखिए, बुक खोल के जरूर बैठे, 2/p, 2/p की। हमसे पूछ रहा है आव्यूह की कोटि क्या होगी जो नई आव्यूह बन के आएगी। इसमें बोल रहा है n इक्वल टू p, n और p का मान बराबर है, तो ये तो सही बोल रहा है, n और p का मान जब आपस में बराबर होगा तभी तो नई आव्यूह बन के आएगी, नई कोटि जो बन के आएगी, तभी तो ये दोनों आपस में घट सकते हैं, n और p का मान जब आपस में बराबर होगा। तो हमारे जो नए मैट्रिक्स बन के आएगी ना उसका मान, या तो जब n और p आपस में इक्वल है तो p का मान n कर दो या n का मान p कर दो, नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो केवल यही ले लो या तो केवल यही ले लो, क्योंकि ये कह रहा है n/p, n बराबर है p के, तो एक मैट्रिक्स हमारी 2/n की भी बन के आ सकती है, 2/p की भी बन के आ सकती है, क्योंकि p और n का मान इक्वल है। अच्छा मान लो जैसे n का मान 2 है और p का मान भी 2 है, तो हम कह सकते हैं ना n इक्वल टू p, दोनों बराबर होगा, तो वही इसमें भी करा। तो वो जो नई मैट्रिक्स जो बन के आएगी ना उसकी कोटि 2/n की भी हो सकती है, 2/p की भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि n और p आपस में इक्वल हैं इसीलिए। तो यहाँ पे क्या दे रहा है 2/n और 2/p, तो 2/n और 2/p में क्या दे रहा है 2/n दे रहा है। अब यहाँ पे बोलोगे p/2 दे रहा है, तो p/2 वो गलत है ना, कैसे, हाँ हमें वही चाहिए जिसमें 2/p या 2/n हो, इसमें p/2 है, 2/n और 2/p में पहले ही समझाया था, 2/p या 2/n दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, 2/n है तो इसमें यही टिक होगा, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है यहाँ पे ये 2 पंक्ति को सूचित कर रहा है, पंक्ति की संख्या 2, और p जो है वो कॉलम को सूचित कर रहा है, कॉलम की संख्या p है, और यहाँ पे भी ये पंक्ति को और ये कॉलम को सूचित कर रहा है, p और n समान है मतलब कॉलमों की संख्या समान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका b, 2/n। आंसर, हमारा आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन का 3.2 आज चैप्टर कंप्लीट होता है अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें प्लीज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें याद करके, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।